हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पचिंको का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और पार्ट 1 में आपने अच्छा रिस्पांस दिया और उतना रिस्पांस मेरे लिए काफ़ी है इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 2 के स्टार्ट में सुंजा को फेरी पे देखते हैं जो वापस घर जा रही थी और वहाँ वो लोगों को हांसू के बारे में बातें करते सुनती है और उसे पता चलता है कि वो एक कोरियन है बट जापानीज के लिए काम करता है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए वो लॉयल नहीं है बट कुछ लोगों के लिए वो अच्छा है क्योंकि फिशरमैन्स के ऊपर वो दादागिरी नहीं दिखाता और उन्हें अच्छे दाम देता है। फेरी पे ही एक लड़की होती है जी यान जो वहाँ की वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती है और सभी को बताती है कि हांसू और उसके फादर के अच्छे टर्म्स हैं और हांसू बहुत ही वेल्थी है। फिर जब सुंजा पोर्ट पे उतरती है तो वो जियान और हांसू को बातें करते देखती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वो हांसू को लाइक करने लगी है बट हांसू एक वेल्थी पर्सन है और उसकी रीच से काफ़ी दूर है। कहानी फिर आती है 1989 में और सोलोमन को देखते हैं एक शादी में जहां वो अपने बचपन के एक फ्रेंड से मिलता है जो सोलोमन से जेलस है क्योंकि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है और ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती। यहाँ हम एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं मिस्टर एबे जिनके साथ सोलोमन की फर्म काम करने वाली है और उनके पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी अच्छे लिंक है स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री से। यहाँ एक और कैरेक्टर है नाओमी जो कि जापानीज है और सोलोमन की टीम मेंबर है जो उसे बताती है कि उसने भी यूएस में पढ़ाई की है और टॉम को सुनाते हुए बोलती है कि वहाँ उसे रेसिज्म का सामना करना पड़ता था। अमेरिकन के लिए सभी एशियन सेम होते हैं और पहली नज़र में वो सभी को चाइनीज लगते हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि अमेरिकन के लिए एशियंस मतलब चाइनीज। अगर उनसे कहो कि भैया इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड ये सब भी तो आते हैं एशिया में, तो उनका कहना है कि ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, मतलब उनका जियोग्राफिया ही अलग है। और सोलोमन बताता है कि कभी कभार वो भी खुद को जापानीज बता देता है जब उसे लोगों को एक्सप्लेन करने का मूड ना हो। तो नाओमी बोलती है कि ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, आखिर वो जापानीज ही है, बट सोलोमन बोलता है कि पूरी तरीके से सही भी नहीं है। और तभी वहाँ पे आते हैं मिस्टर अबे और टॉम सोलोमन को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है जो अगेन सोलोमन की इंसल्ट करते हैं उसकी लॉयल्टी को लेकर। और बाद में टॉम बोलता है कि जो भी हुआ वो पास्ट की बातें हैं और अब लोगों को जापान वर्सेस कोरिया वाली बात को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लुक हु इज टॉकिंग। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि एक जापानीज एक अमेरिकन को बोलती है कि वो रेसिस्ट है और फिर खुद ही एक कोरियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है और फिर वो अमेरिकन जापानीज को बोलता है कि उन लोगों को पास्ट को भूलकर मूव ऑन करना चाहिए जो खुद पास्ट के घमंड में रहते हैं। कितने हिपोक्रेट लोग हैं भाई। वहीं सुंजा को देखते हैं ओसाका में जो वहाँ अपने सिस्टर इन लॉ जो कि उसके हस्बैंड की भाभी है उसका ख्याल रख रही है जिसकी तबीयत अच्छी नहीं है। एंड अगेन इस लेडी को यहाँ पे ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया, बस ये बताया कि सिस्टर इन लॉ है, ये नहीं कि उसके हस्बैंड की वाइफ है। मैं आपको नॉवल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और वो लेडी बोलती है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे अपने लोगों की याद आती है, काश कि वो एक बार वापस जा पाती। और फिर सुंजा से पूछती है कि क्या उसे हांसू की याद नहीं आती, क्या उसे ये नहीं लगता कि अगर उसने अपनी लाइफ को हांसू के साथ चूज़ किया होता तो आज उसकी लाइफ डिफरेंट होती। और कहानी फिर आती है पास्ट में और हम हांसू और सुंजा को देखते हैं और दोनों के बीच में छोटी मोटी बहस होती है। और फिर सुंजा अपने घर आती है जहाँ उसकी मॉम ने उनकी हेल्प के लिए 2 लड़कियों को हायर किया है, डोंगी और बोखी। और वो दोनों बताती हैं कि सुंजा को अकेले मार्केट नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सुना है कि जापानीज लड़के उन कोरियन वुमेन्स के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हो। और उसकी मॉम भी बोलती हैं कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को अपने साथ ले जाना चाहिए, बट सुंजा मना करती है और बोलती है कि उसने ऐसे न्यूज़ के बारे में नहीं सुना है, ये सब रूमर्स हैं और वैसे भी वो 9 साल की उम्र से ही अकेली मार्केट जाती है। उसके बाद बोखी सुंजा से हांसू के बारे में पूछती है कि उसने सुना है कि नया फिश ब्रोकर काफ़ी हैंडसम है, क्या उसने उसे देखा है, बट सुंजा उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। कहानी फिर आती है 1989 में जहां हम टॉम, नाओमी और सोलोमन को देखते हैं ऑफिस में और सोलोमन को उस लैंड ओनर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है हान ग्यूमजा जो कि 1929 में कोरिया से जापान आई थी और वॉर के बाद यहीं पे टोक्यो में सेटल हो गई और उसका एक लॉन्ड्री बिजनेस था और 1955 में उसने 4000 येन में वो लैंड खरीदी थी जिसके लिए उन लोगों ने मार्केट प्राइस के 4 गुना पैसों से ऑफर किए बट उसने 3 बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वहीं सोलोमन के डैड को देखते हैं जो अपने पचिंको मशीन में कुछ चेंजमेंट्स कर रहे होते हैं जिससे कि उस पर खेलने वाले इंसान आसानी से जीत ना सके। अब मुझे समझ में आया कि इस क्लॉ मशीन से मुझे कोई डॉल क्यों नहीं मिलती है, जरूर उन लोगों ने भी उसमें कोई मैनिपुलेशन किया हो, चोर। फिर पार्लर ओपन होता है और सभी लोग अपना लक ट्राई करने के लिए आते हैं और तभी वहाँ पे बैंक से एक लेडी आती है लोन्स के कुछ पेपर लेकर और हमें पता चलता है कि सोलोमन के डैड 400 मिलियन का लोन ले रहे हैं और वो पेपर भी बिना पढ़े साइन कर दिया। भाई साहब, मैं होती ना तो उस पेपर को माइक्रोस्कोप लगाकर बकायदा कुछ दिनों तक पढ़ती और तब जाकर उसको साइन करती। खैर कोई नहीं।
फिर हम देखते हैं एक लेडी को जो उसी मशीन पे खेल रही होती है जिसमें कुछ चेंजमेंट्स कराए गए थे और वो हार जाती है। हालांकि उस लेडी को सैड देखकर सोलोमन के डैड को भी बुरा लगता है। लास्ट में सुंजा को देखते हैं जिसे मार्केट में एक लेडी एक गिफ्ट देती है जो उसे हांसू ने भिजवाए थे, बट सुंजा उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और बोलती है कि वो ये बात किसी और को ना बताए वरना उसकी बदनामी होगी, और वो हांसू को नहीं जानती है। और फिर वापस जाते टाइम उसे कुछ जापानीज लड़के मिलते हैं जो उसके साथ बदतमीजी करते हैं और उसे एक रूम में ले जाते हैं उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए। बट तभी वहाँ पे हांसू आता है जो उन लड़कों को मारता है और सुंजा से माफी मांगने को बोलता है, और वो लड़के भी सुंजा से माफी मांगते हैं। और ये सब कुछ देखकर सुंजा शॉक होती है कि कैसे एक कोरियन के कहने पे कुछ जापानीज लड़कों ने एक कोरियन से माफी मांगी, यानी कि हांसू पक्का कोई पहुंची हुई चीज है। फिर वो उसे वापस छोड़ने जाता है और बताता है कि वो 14 सालों से जापान में रह रहा है और इन सालों में कोरिया बहुत बदल गया है, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्रेवरी सब फेड हो गई है। उसके बाद सुंजा उसे बताती है कि वो कल फिर से उससे मिलना चाहेगी और कल वो अपनी शर्ट भी लेकर आए क्योंकि उन जापानीज लड़कों के साथ लड़ाई करने से वो शर्ट गंदी हो गई है। ये तो बस बहाना था, वो फिर से हांसू से मिलना चाहती थी। और नेक्स्ट डे दोनों फिर से मिलते हैं और हांसू उससे पूछता है कि क्या वो पढ़ना लिखना जानती है, बट सुंजा बताती है कि उसके डैड उसे पढ़ाना चाहते थे बट मॉम रेडी नहीं थी। तो हांसू बोलता है कि अगर आज वो पढ़ी लिखी होती तो इस जगह से बाहर निकल सकती थी, बट सुंजा बोलती है कि वो उसकी मदरलैंड है, उसकी फैमिली यहाँ पे रहती है तो भला वो उसे क्यों छोड़े। इस पे हांसू उससे पूछता है कि उसकी लाइफ का क्या वो इससे सेटिस्फाइड है, और ये बात सुंजा को बुरी लगती है और वो बोलती है कि भले ही वो गरीब है और हांसू पैसे वाला है बट उसका कोई हक नहीं बनता उसका मजाक उड़ाने का, और वहाँ से जाने लगती है। बट हांसू उसे रोकता है और बोलता है कि वो बस सुंजा की ड्रीम के बारे में जानना चाहता था, और पहले वो भी गरीब था, सुंजा से भी गरीब, बट उसके पास उसकी ड्रीम थी जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा और उसी की वजह से आज वो यहाँ पे पहुँच पाया है। और फिर एक पत्थर पे मैप जैसा कुछ बनाता है और बताता है कि कोरिया कहाँ है और जापान कहाँ है, और बताता है कि वो ओसाका में रहता है और वहाँ पे सब कुछ है, दुनिया के हर सामान वहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं, लगभग हर घर में बिजली है, ठंडी से बचने के लिए हीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं और रातों में स्ट्रीट लाइट से जगमगाती है। सिर्फ एक ओसाका में इतना कुछ है तो पूरी दुनिया में क्या कुछ होगा, जैसे कि चाइना, यूरोप, अमेरिका। और बताता है कि वो एक बार अमेरिका गया था बट वहाँ पे सब कुछ है और कुछ भी नहीं, और ये बात बताते टाइम उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही सैड थे। फिर वो सुंजा से पूछता है कि अब वो क्या सोचती है, तो सुंजा उस मैप को देखती है और बोलती है कि आज तक उसे लगता था कि जापान बहुत बड़ा है, एक सुरसा की मुंह की तरह जो कि सब कुछ निकल सकता है। हाँ, उसने सेम लाइन बोली थी बट सुरसा यूज़ नहीं किया था। और कहती है कि उसे लगता है कि वो लोग जापान को हरा सकते हैं, जिस पे हांसू से कुछ नहीं बोलता और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलने को पूछता है और सुंजा हाँ बोलती है। नेक्स्ट डे वो लोग फिर से मिलते हैं और सुंजा उससे पूछती है कि वो किसके लिए लॉयल है, जिस पे हांसू बताता है कि वो किसी के लिए लॉयल नहीं है और सुंजा को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आज की दुनिया वैसे नहीं है। तो सुंजा उससे पूछती है कि जब उसका जापान में एक घर है तो वो वापस क्यों आया, जिस पे हांसू उसे बताता है कि जब वो यहाँ से गया था तब बहुत ही गरीब था और अब जब वो सक्सेसफुल हो गया है तो वो ये देखने आया है कि ये जगह कैसी है, और फिर सुंजा की हेल्प करता है उसके कपड़े धोने में और अपने बचपन की बातें बताता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सुंजा को तो बस हांसू से मिलने का बहाना चाहिए होता है। वहीं 1989 में सोलोमन को देखते हैं जो उस लैंड ओनर यानी हान ग्युमजा से मिलने आता है और बताता है कि वो उसकी लैंड की डील करने आया है और उसे 1 बिलियन का ऑफर देता है, मगर हान ग्युमजा साफ मना करती है और उसके कोरियन की तारीफ करती है कि वो कोरियन अच्छा बोल लेता है और बताती है कि उसके हस्बैंड कुछ सालों पहले मर गए बट वो कभी भी उनके बच्चों को कोरियन नहीं सिखाना चाहते थे और अब उसके अपने ही बच्चे उसकी माँ की भाषा नहीं बोल पाते हैं। और सोलोमन से पूछती है कि उसने कोरियन किससे सीखी, तो सोलोमन बताता है कि उसने अपनी दादी से सीखी है क्योंकि उसकी मॉम बहुत पहले ही मर गई थी और उसके डैड काम में बिजी हुआ करते थे। तो हान ग्युमजा बोलती है कि उसकी दादी की लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट रही होगी, जिस पे सोलोमन बताता है कि उसकी दादी किमची बनाकर बेचा करती थी। तो हान ग्युमजा बोलती है कि उस टाइम पे सभी फैमिलीज की लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट थी और पूछती हैं कि क्या ओल्ड जनरेशन का पिछली बातें करना उसे इरिटेटिंग लगता है, जिस पे सोलोमन बोलता है कि ये सब बातें उन पर सिर्फ पास्ट का बोझ डालती हैं और फिर उसे अपने बच्चों के लिए डील एक्सेप्ट करने को बोलता है, बट हान ग्युमजा वहाँ से चली जाती है। वहीं इत्सुको को देखते हैं सोलोमन के डैड के साथ और वो डिटेक्टिव जिसे उन्होंने हायर किया था हाना को ढूंढने के लिए, वो बताता है कि वो उसकी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया, बट सोलोमन के डैड देखते हैं कि वो डिटेक्टिव उसे कुछ बताना चाहता है बट हाना की मॉम के सामने वो नहीं कह पा रहा, इसीलिए वो इत्सुको को कार में उनका वेट करने का बोलकर वहाँ से भेज देते हैं और फिर डिटेक्टिव से अकेले में बातें करते हैं। बाद में वो इत्सुको को बताते हैं कि हाना को लास्ट टाइम 8 महीने पहले टोक्यो में देखा गया था और अब वो प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ गई है और ऑब्वियस सी बात है एक मॉम के लिए एक अच्छी
न्यूज़ नहीं थी। वहीं सोलोमन को देखते हैं जो उदास वापस अपने ऑफिस आता है, जहाँ उसे एक कॉल आती है और वो कॉल होती है हाना की। और सोलोमन एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है कि उसे उसका नंबर कैसे मिला, वो कहाँ है, कैसी है, और बताता है कि आज भी वो उसे मिस करता है। इस पे हाना बोलती है कि उसे लगता था कि सोलोमन उसे भूल गया होगा, बट वो आज भी अपनी आंखें बंद करती है तो खुद को सोलोमन के साथ पाती है जैसा कि वो पहले रहा करते थे। जिस पे सोलोमन बोलता है कि तब वो लोग छोटे थे, बट हाना बोलती है कि वो लोग इतने भी छोटे नहीं थे, दोनों समझदार हो चुके थे और फ्री भी थे। वहाँ पे दोनों के बीच की बातें बहुत ही अजीब थी, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। और सोलोमन उससे फिर से पूछता है कि वो कहाँ पे है, बट हाना बताती है कि वो ऐसी जगह पे है, अगर वो बता भी देगी तो भी सोलोमन उसे वहाँ से नहीं निकाल पाएगा और अब वो खुद भी इस जगह से नहीं निकल सकती है। बट सोलोमन बोलता है कि उसकी मॉम उसे आज भी ढूंढ रही हैं, वो उसे मिस करती हैं और वो कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसे यूएस जाना पड़ा। बट आज भी वो उसे मिस करता है और उससे बहुत सारी बातें करनी है जो सिर्फ वो उसी से कर सकता है। तो हाना बोलती है कि उसे खुशी है कि सोलोमन को आज भी उसकी ज़रूरत है, बट वो कभी भी उसकी मॉम को उसके बारे में ना बताए, नहीं तो वो फिर से उसे कॉल नहीं करेगी। और फिर उससे नाओमी के बारे में पूछती है कि क्या सोलोमन का उसके साथ कोई रिलेशन है, जिस पे सोलोमन को लगता है कि शायद हाना कहीं से आसपास से उस पर नज़र रखे हुए है। बट हाना मना करती है और फिर से दोबारा कॉल करने का बोलकर कॉल कट कर देती है और नाओमी बाहर से सोलोमन को बातें करते सुनती है। वहीं पास्ट में हम हांसू और सुनजा को एक साथ देखते हैं और यहाँ दोनों फिजिकली एक दूसरे के क्लोज आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनहारा।